नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। पैसा कमाने का झांसा देकर होती है ठगी। लोन ऐप के झांसे में भी फंसाकर करते हैं लोग ठगी। गूगल ऐड के जरिए भी काफी फ्रॉड हो रहा है। सेक्सटॉर्शन में फंसाकर ठगी होती है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के मामले, और अगर आप साइबर बुलिंग में फंस चुके हैं तो उससे कैसे निपटे। ऑनलाइन ट्रैफिक में हो रही वृद्धि और आखिरकार क्या होता है साइबर क्राइम, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हम जानेंगे। पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग लालच में आकर साइबर ठगों के जाल में फंसकर अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन कामकाज, आम नागरिकों समेत पुलिस तक में जागरूकता और तकनीकी की जानकारी के अभाव, छिपी हुई यूजर पॉलिसी, साइबर क्राइम मामले में जांच की मुश्किलें और डाटा सुरक्षा कानून नहीं होने के चलते डिजिटल अपराध में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार बीते एक दशक में राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम में सालाना 6% की दर से वृद्धि हुई है। यह हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से लैस नई डिजिटल दुनिया में अनचाहे कॉल, अनजाना मैसेज, अवांछित ईमेल्स, अपरिचित फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट लोगों को डराने लगी है। ऐसे ही अनर्गल मीम्स, अननेचुरल पिक्चर्स, वीडियो, लॉटरी, बिजनेस गेम, डिस्काउंट लिंक, ऑफर वाले तमाम ऐप और गैर जरूरी बैंकिंग इंफॉर्मेशन जाल में लोग आसानी से फंसाए जा रहे हैं और लोग फंसते भी जा रहे हैं। जबकि ऑनलाइन कामकाज दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। छोटी बड़ी खरीदारी से लेकर रकम के ट्रांजैक्शन, बात बात पर सूचना, संपर्क और जानकारी जुटाने के लिए ऑनलाइन या लाइव होना रोजमर्रा की आवश्यकताओं में शामिल हो चुका है। इसी के साथ साइबर अपराध की आशंकाएं भी फन फैलाए हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठग लोगों को रोज नए नए तरीकों से अपने जाल में फंसाने में कामयाब होते हैं। दिल्ली के कई अन्य जिलों में की अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम का ग्राफ द्वारका में सबसे अधिक देखने को मिलता है। पुलिस से मिली अगर हम बात करें तो एक जानकारी के अनुसार यहाँ रिटायर लोगों जो होते हैं वो अपने जॉब से असंतुष्ट होते हैं, मतलब जो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, जो रिटायर हैं, जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो सभी साइबर क्रिमिनल के झांसे में आसानी से आ जाते हैं और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। बुजुर्गों के अलावा यहाँ जो हाउसवाइफ होती हैं और युवा सबसे अधिक साइबर क्राइम करने वालों के निशाने पर हैं। यूट्यूब पर वीडियो लाइक के नाम पर लोग ठगी करते हैं। द्वारका में इन दिनों सबसे अधिक साइबर फ्रॉड लोगों को पैसा कमाने का मौका देकर किया जा रहा है। इसमें कॉलर फोन कर लोगों से कहता है कि वह यूट्यूब पर कुछ वीडियो लाइक करे, इसके बदले में आपको क्या मिला, आपको बदले में 1500 रुपए तक पे किया जाएगा। इसके बाद जब व्यक्ति को भरोसा हो जाता है तो उसे टेलीग्राम पर लाकर उसका एक अकाउंट बनाया जाता है। यह ऐप बेस्ट अकाउंट होता है। इसमें उन्हें टास्क पूरा करने के बाद एक मोटी रकम दिखाई जाती है कि अगर आप ये टास्क पूरा कर लेंगे तो आपको इतनी रकम दी जाएगी। साइबर फ्रॉड तब होता है जब लोग उस पैसे को निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब उस व्यक्ति ने जो उसको टास्क दिया था अगर वो पूरा कर लेता है, फिर उसे पैसे का लालच दिया जाता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से ये पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब वो ये निकालने की कोशिश करता है तब उसके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है। उस रकम के बदले इनसे कुछ कमीशन भी मांगा जाता है और यहीं से फ्रॉड शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों में टेलीग्राम अकाउंट भी क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मतलब जो अकाउंट खोला गया था जिसमें उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी वो अकाउंट भी डिलीट हो जाता है। मतलब उस व्यक्ति ने उसको लूट लिया, उसके पैसे बैंक अकाउंट से निकाल लिए, उसके बाद वो 9-2-11 हो जाता है। लोन ऐप के जरिए भी काफ़ी ठगी हो रही है। आपको बता दें, द्वारिका में रहने वाले लोगों को लोन ऐप के झांसे में फंसाकर उगाही के जाल में फंसाया जाता है। साइबर थाने में ऐसे कई मामले हम देखते हैं और दर्ज भी होते हैं। छोटे व आसानी से लोन देने के नाम पर पहले कस्टमर से एक ऐप डाउनलोड करवाया जाता है। इस ऐप के जरिए वह कस्टमर से उसके फ़ोन की सभी जानकारियां जैसे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, गैलरी हो गई उसके फ़ोन की, ये सभी ले लेते हैं। इसके बाद लोन में कई गुना ब्याज लगाकर रकम मांगी जाती है।
कस्टमर जब मना करता है तो उसकी गैलरी में मौजूद जो अनचाही पिक्चर्स या फेक फोटो उसकी बनाकर उसी के जानकारों को भेजने की धमकी दे देता है। आपको बता दें कि गूगल ऐड के जरिए भी आजकल काफ़ी फ्रॉड होता है। यहाँ गूगल ऐड के जरिए भी लोगों की फ्रॉड की शिकायतें आए दिन हम देखते हैं। लोग विभिन्न छोटे मोटे कामों के लिए गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजकर कॉल करते हैं और ये नंबर साइबर ठगों के होते हैं। वह लिंक पर क्लिक करवाकर या कोई ऐसे ऐप डाउनलोड करवाकर फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। इसके बाद आपके फ़ोन की स्क्रीन उन्हें दिखाई देने लगती है और उन्हें आपसे ओटीपी तक पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपने डिवाइस पर ही आपके मैसेजेस को चेक कर आपके अकाउंट को साफ कर देते हैं। एक मामला है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ होता है और आए दिन हम ऐसी खबरें अक्सर सुनते हैं कि सेक्स टॉर्सन में फंसाकर ठगी करना, और सबसे ज़्यादातर केस हमें द्वारका में देखने को मिले। द्वारका में सेक्स टॉर्सन के जरिए भी साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगते हैं। ये पहले लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और फिर उनसे कई तरह की बातें करते हैं, उनके क्लिप या फोटो भी ले लेंगे। इसके बाद वो उसे वायरल करने की पूरी धमकी देते हैं, धमकी देंगे और पैसा भी ऐंठते हैं, या फिर खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं और कहते हैं कि आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट निकला है, एक लड़की ने आपकी शिकायत की है। ऐसी बहुत सी आए दिन हम लोग घटनाएं सुनते व देखते हैं। इंटरनेट की दुनिया जितनी उपयोगी है उतनी ही जोखिम भरी है। यहाँ पलक झपकते कोई भी जानकारी पा सकते हैं, तो पलक झपकते ही आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। प्राइवेसी लीक होने का डर हमेशा बना रहता है। आप अब इंटरनेट की इस जोखिम भरी दुनिया में बच्चों और बुजुर्गों के आने से साइबर अटैक का खतरा काफी अधिक बढ़ चुका है। ये लोग साइबर क्रिमिनल के सबसे आसान शिकार हो सकते हैं क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी की उतनी समझ नहीं होती है। देश में काफी कम यूजर्स हैं जिन्हें साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी जैसे मसलों की जानकारी है। इस बारे में जागरूक ना होने का मतलब है साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होना। इंटरनेट की दुनिया पहले से ही खतरनाक थी, लेकिन 2020 में यह खतरा काफी बढ़ गया। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक पिछले साल साइबर क्राइम में 12% का उछाल आया। महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम 24% तक बढ़ा। वहीं बच्चों के मामलों में वृद्धि की दर 261 रही। इनमें बैंक जालसाजी, पहचान ब्लैकमेलिंग, फेक न्यूज़ और मार्फिंग जैसे अपराध शामिल हैं। यह डेटा बताता है कि हर किसी के लिए साइबर और प्राइवेसी अवेयरनेस कितनी आवश्यक है। इसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए और इसके लिए माँ से बेहतर टीचर कोई नहीं हो सकता। वह बच्चों के सबसे करीब होती है। इसके लिए बच्चों के बर्ताव में होने वाले बदलाव को जल्दी नोटिस करना भी आसान रहता है। लिहाजा वह बच्चों को साइबर खतरों के बारे में बेहतर तरीके से समझा सकती है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम का जो शिकार हो रहे हैं वो या तो बुजुर्ग हो रहे हैं या फिर युवा पीढ़ी हो रही है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन को पुरुषों के दबदबे वाला माना जाता है। अगर महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आएंगी तो समस्या को अलग नजरिए से समझने और सुलझाने में भी मदद मिल सकती है। बस महिलाओं को साइबर और प्राइवेसी जैसी बेसिक चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक अगर हम बात करें तो महिलाओं के खिलाफ करीब 10,500 साइबर क्राइम हुए हैं। उन्हें अधिकतर ब्लैकमेलिंग और मार्फिंग यानी कि उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके परेशान किया गया है। कुछ मामलों में उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जासूसी और इज्जत उछालने की कोशिश भी की जाती है। साइबर क्राइम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका सीधा असर दिमाग पर होता है। कई बार साइबर क्राइम का शिकार जो शख्स होता है वो आत्मघाती कदम भी उठा लेता है। साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग और हैरेसमेंट जैसी चीज़ों को हर किसी के दिमाग पर बुरा असर डाल देती है। ऐसे में बात और अगर आप माँ हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि अपने बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलाव पर नज़र रखी जाए। अगर बच्चा अचानक पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है या बाहर जाने या दोस्तों से मिलने जुलने में आनाकानी करने लगे तो उस पर खास ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।
कई बार बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा वक्त बिताने से चिड़चिड़े या हिंसक भी हो जाते हैं। इसका भी ख्याल रखना काफ़ी आवश्यक है। वर्चुअल वर्ल्ड अजनबियों से भरा रहता है। ऐसे में बच्चों को समझाना चाहिए कि वह अजनबियों से किसी तरह की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन साझा बिल्कुल भी ना करें। यह समझ बच्चों के साथ बड़ों में भी होनी चाहिए। बच्चों को जेंडर डाइवर्सिटी, बॉडी शेमिंग और रजिज्म जैसी चीज़ों के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की गलतियां ना करें। बच्चों को सम्मानजनक शब्दों के साथ बात रखने और असहमति जाहिर करने की भी सीख देनी चाहिए। अधिकतर अगर हम बात करें तो अधिकतर साइबर फ्रॉड दूसरे राज्यों में बैठकर ही होते हैं। ये ऐसी जगहों से ऑपरेट करते हैं, यहाँ उन्हें आसानी से सिम मिल जाती है। बाहर के देशों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुछ पैसों में अपने बैंक अकाउंट इन्हें ऑपरेट करने के लिए भी दे देते हैं। साथ ही पुलिस के लिए छापामारी करना इन जगहों पर आसान नहीं होता। मेवात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान के कुछ जिलों से यह क्राइम ऑपरेट होते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अक्सर हम आए दिन ऐसे खबरें हम पढ़ते हैं कि साइबर क्राइम हुआ, जैसे किसी लड़की की फ़ोटोज़ निकाल कर फिर उसको ब्लैकमेल करना। तो जिससे क्या होता है, वो लड़की या वो लड़का जो भी हो, वो डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जो आपके जो साइबर के हमले से सुरक्षित रखने में आपको मददगार साबित हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जो आप सभी डिवाइस में जो आप है ना एक मजबूत पासवर्ड लगाएं, मतलब एक अच्छा पासवर्ड लगाएं। वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर का भी इस्तेमाल करें। सॉफ्टवेयर को नियमित तौर पर अपडेट करते रहें। आपका जो भी सॉफ्टवेयर है आप डेली उसको अपडेट करें। सॉफ्टवेयर विश्वसनीय साइटों से ही डाउनलोड करें। अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो जो एक अच्छी साइट है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उस साइट से ही उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो बेहतर है। अक्सर हम क्या होते हैं कि हमारा नेटवर्क काम नहीं करता तो हम लोग पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सलाह यही दी जाएगी कि अगर आप पब्लिक एरिया में हैं, अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से भी बचें। ऐप्स को कम से कम परमिशन दें। अगर आप जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारी परमिशंस मांगी जाती है। तो जिसकी आवश्यकता है आप उसी को परमिशन दें, अदरवाइज आप परमिशन भी नहीं दें। अनचाहे मैसेजेस आते हैं, लिंक आती है, उसको तो बिल्कुल भी ओपन ना करें। आपके पास अगर कोई ओटीपी आता है और आपको कॉल आता है कि आप हमें ये ओटीपी दें, तो आप बिना सोचे समझे अपना ओटीपी भी शेयर नहीं करें। एसएमएस अलर्ट को ऑन रखें ताकि हर ट्रांजैक्शन का अपडेट आपको मिलता रहे। आपके बैंक से कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है या आपके फ़ोन में क्या चीज़ें हो रही है, तो आप अपना नोटिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखें। डेबिट व क्रेडिट कार्ड के सीवीवी नंबर को मोबाइल पर ट्रांजैक्शन के समय छुपा कर रखें। ऑनलाइन शॉपिंग में लेन देन की जो लिमिट होती है उसको कम रखें। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अलग खाते का उपयोग आप कर सकते हैं। बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को लोगों में कांटेक्ट के लिए साझा बिल्कुल भी ना करें। बैंकिंग के लिए अलग से नंबर रखें, ठीक है। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड ना करें। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हम अक्सर मिलते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसमें लोगों को ऐड करते हैं। मतलब नेटवर्किंग एक चैन बनती है कि अगर आप इतने लोगों को ऐड करते हैं तो आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। तो अधिकतर हम बस में ट्रैवल करते हैं या फिर हम किसी जगह पे खड़े हैं तो बहुत से लोग हमको आके बोलते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें, आप मेरा कोड यूज़ करें, आपको इतना परसेंट मिलेगा। तो किसी के कहने पे आप अपने फ़ोन में ऐसा कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। ऑफर, कैशबैक या डिस्काउंट आदि के लिए कूपन कोड या अन्य लालच में तो बिल्कुल भी ना फंसें। गूगल पर कस्टमर केयर सर्च करने की बजाय उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं आप उनसे नंबर लें, ठीक है। ऑनलाइन ठगी और बैंकिंग संबंधित फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द इसकी शिकायत करें। इसको बिल्कुल सीरियस लें। इससे रिकवरी के चांस क्या हो जाते हैं, अधिक होते हैं। कुछ लोगों के साथ अधिकतर फ्रॉड होता है तो वो 2-3 दिन तो टेंशन में रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप तुरंत इसके लिए शिकायत करें, इसके लिए अलर्ट हो जाए। तो अगर आपका कुछ होता है तो उसके रिकवरी के चांस जल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं। हर 1 या 2 हफ्ते में अपने शॉपिंग अकाउंट का पासवर्ड आप चेंज करते रहें। ऑनलाइन जालसाजी का शिकार होने पर
आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपके साथ बैंक फ्रॉड हुआ है, तो तुरंत बैंक की लोकल ब्रांच या फिर रिलेशनशिप मैनेजर से आप संपर्क कर सकते हैं। एटीएम कार्ड, क्रेडिट को आप ब्लॉक करवा दें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाएं। फ्रॉड की बात परिवार और दोस्तों से बताने में मत झिझके। अगर कुछ लोगों के साथ फ्रॉड होता है तो वो डर जाते कि अरे मेरी फैमिली को पता चलेगा या मेरे दोस्तों को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा समझदार। तो अक्सर ये फ्रॉड पढ़े लिखे लोगों के साथ भी होता है, तो आप बिल्कुल अलर्ट रहे और अपने फैमिली से ये बात जरूर शेयर करें। अगर मुद्दा महिला से जुड़ा है तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन के पास भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साइबर बुलिंग या फिर हैरेसमेंट से आप कैसे निपट सकते हैं? तो सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग को सख्त रखते हैं, एकदम सिक्योर रखें, सिक्योरिटी एकदम टाइट रखें। अगर मामला आपके बच्चे से जुड़ा है तो पहले उसकी पूरी बात सुनकर ही किसी नतीजे पर आपको पहुंचना है। अगर बच्चे को बुली करने वाला स्कूल का कोई साथी है तो स्कूल प्रशासन से उसकी शिकायत जरूर करें। अगर बच्चे की सुरक्षा को कोई खतरा दिखे तो पुलिस के पास जाने में तनिक भी ना हिचकिचाएं। घर का माहौल खुशनुमा रखें ताकि परिवार के लोग साइबर बुलिंग या हैरेसमेंट जैसी चीजों के बारे में खुलकर बात कर सके। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि साइबर क्राइम किस तरीके से होता है और किन किन चीजों से होता है। तो आप किसी भी ऐसे ऐप को डाउनलोड ना करें। सोशल मीडिया के इस ज़माने में आप ऐसे हर किसी से फ्रेंडशिप भी ना करें। पैसे कमाने का झांसा देकर लोग ठगी कर लेते हैं। अक्सर लोन ऐप के जरिए भी लोगों को फंसाकर ठगी होती है। गूगल ऐड के जरिए भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं और सेक्स टॉर्सन जैसी अभी लगातार ये मामले हमारे सामने आते हैं कि उस पे फंसाकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है। तो अगर आप भी इसके शिकार हैं तो बिल्कुल आप अपनी फैमिली के साथ इस चीज़ को साझा करें, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और इसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाएं। और साइबर क्राइम को हम इस तरीके से कम कर सकते हैं। जब हम खुद जागरूक होंगे तभी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, आपको समझ होनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही मुद्दों के साथ, देखते रहिए देश न्यूज़।